प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 भूगोल यानी पृथ्वी और हमारा जीवन किताब का निचोड़ यानी सारांश के बारे में। जो जो पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है वो हमने आपके लिए बनाए हैं। कल वाली वीडियो पर काफ़ी लोगों ने जो है देखा है और कमेंट भी किया है, तो उसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप लोग तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, हम भी आपके लिए 100% टाइम देंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 51 से लेकर 100 तक पॉइंट को देखेंगे और इसी 100 पॉइंट यानी 100 क्वेश्चंस में से लगभग आपके प्रश्न बनने वाले हैं जो आपकी परीक्षा होने जा रही है। तो आइए देखते हैं। 51 नंबर आपका पॉइंट दिया गया है कि भारत का सर्वाधिक व्यापार होता था। सर्वाधिक व्यापार होता है यानी अब भी होता है। सर्वाधिक व्यापार कितने होता है? तो समुद्री मार्ग द्वारा होता है। ध्यान रखना, समुद्री मार्ग एक सस्ता जो है परिवहन का साधन है और एक सुगम साधन है। इससे जो है भारत का जो विदेशी व्यापार है वो सर्वाधिक किया जाता है। अगला देखो 52 नंबर पॉइंट आपका दिया गया कि भारत में प्रथम हवाई उड़ान कब हुई थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है, इसको आईएमपी मान लेते हैं, है ना। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम हवाई उड़ान कब हुई थी? तो 1911 ईस्वी में। कहाँ से? इलाहाबाद से नैनी के मध्य हुई थी प्रथम उड़ान। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अगला पॉइंट है आपका 53 नंबर। WWW का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, अगर पूरा नाम पूछेगा तो यही आपका इंपॉर्टेंट बनता है। अगला प्रश्न 54 नंबर दिया गया कि पाकिस्तान जाने के लिए उपयुक्त बंदरगाह कौन सा है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और आया भी है आपकी परीक्षा में। उत्तर प्रदेश है, सॉरी, उत्तर इसका है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो आपकी गुजरात में है और गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था, है ना। सभी लोगों को कमेंट करना है कि गांधी जी का जन्म किस शहर में हुआ था, बताना है। कांडला बंदरगाह जो है पाकिस्तान जाने के लिए उपयुक्त बंदरगाह है। अगला प्रश्न आपका देखो 55 नंबर दिया गया है कि स्त्री पुरुष अनुपात, स्त्री पुरुष अनुपात कहलाता है तो इसको लिंगानुपात कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपकी जो परीक्षा हुई है उसमें भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आपका दिया है 56 नंबर है लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार ये लिखा गया है 943 लिंगानुपात है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 257 नंबर देखो पॉइंट देखा है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, ये डैश लगा है, इसका मतलब क्या है? लिंगानुपात यहाँ पर लिखा है। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। ये लिंगानुपात होता क्या है? लिंगानुपात होता है कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में भैया 912 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों पर। और पूरे भारत का औसत अगर जो मिला लगाया जाए तो वो 943 है। ध्यान रखना, सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो आपका केरल है। क्या है? केरल है। ये भी आपका पूछा जा सकता है। ये पॉइंट हमने इंक्लूड नहीं किया, ये छूट गया होगा। आप लोगों को लिखना है केरल सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, वहाँ पर 1084 लिंगानुपात है। क्या है? 1084। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, अर्थात 84 महिलाएं ज़्यादा हैं। तो ध्यान रखना है, यही है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, ये आपका लिंगानुपात होता है। 58 नंबर प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 67.7%। कितनी है? 67.7% आपकी उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। और भारत की बात करें तो यहाँ पर साक्षरता है भैया 73%। कितनी है? 73%। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा देश है, सॉरी, जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा देश है। ध्यान रखना, इससे प्रथम देश आपका चीन है, यानी पहले नंबर पर चीन में जनसंख्या है और दूसरे नंबर पर भारत है। तो भारत में दूसरा स्थान है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। भारत क्या है? 7वां देश है। और प्रथम देश कौन सा है? तो रूस है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है और प्रथम देश रूस है। ध्यान रखना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। 4 क्वेश्चन इससे आपके बनेंगे।
अगला प्रश्न आपका 62 नंबर दिया गया, भारत में विश्व के कितने % आबादी निवास करती है। तो भारत में विश्व की लगभग 16.7% आबादी निवास करती है। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया इसी से रिलेटेड है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने % है। तो 2.4%, यानी 2.4% जमीन पर 16.7% जनसंख्या निवास करती है। ध्यान रखना, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, और जनसंख्या की बात करेंगे तो विश्व की जनसंख्या की 16.7% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, और ये जो 63 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने % है, ये आपका पूछा गया था, ये आपका पेपर में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है। 64 नंबर प्रश्न दिया, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना है, याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका दिया गया है। 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका ये उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। और 2011 की जनगणना के अनुसार 19.19 आपका जनसंख्या दी गई है, 19 करोड़। कितनी दी गई है, 19 करोड़। अब तो ज़्यादा हो गई, 20 करोड़ 22 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो गई होगी, लेकिन जो किताब में आपके दी गई है तो 19 करोड़ आपकी जनसंख्या दी गई है। ठीक। अगला प्रश्न आपका, तो आपकी जनसंख्या ये नहीं पूछा है कितनी जनसंख्या है, बस ये पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा बड़ा राज्य है। तो जनसंख्या की दृष्टि से राज्य आपका उत्तर प्रदेश बड़ा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। ध्यान रखना, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान आपका बड़ा है जनसंख्या, सॉरी क्षेत्रफल की दृष्टि से। और एक पॉइंट और यहाँ से जुड़ जाता है कि 65 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, चौथा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। इससे पहले 3 राज्य बड़े हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये बड़े हैं, और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि गन्ना आलू उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना और आलू उत्पादन होता है। 68 नंबर प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे तो आएंगे, यहाँ से आपका एक प्रश्न बनेगा तो बनेगा। ये आपका घास के मैदान दिए गए हैं, क्या हैं, घास के मैदान, और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए, तो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। पंपास कहाँ जाते हैं, तो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। और स्टेपी घास के मैदान रूस में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और सवाना घास के मैदान उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ध्यान रखना है कि पिछली बार पूछा गया था सवाना घास के मैदान कहाँ हैं, तो सवाना घास के मैदान उत्तरी अफ्रीका में हैं। अगर आपको अफ्रीका मालूम है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन कभी कभी आपका दक्षिणी और उत्तरी भी दे देता है, तब कि उस दशा में आपको उत्तरी और दक्षिणी अफ्रीका दोनों याद होने चाहिए। देखो, अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ से भूमध्य रेखा बीच में होकर गुजरती है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में जो क्षेत्र पड़ता है वो आपका उत्तरी अफ्रीका हो जाता है, और जो दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है वो दक्षिणी अफ्रीका हो जाता है। तो दक्षिणी अफ्रीका जो है आपका, वो वहाँ पर वेल्ड पाए जाते हैं, वेल्ड घास के मैदान। और सवाना घास के मैदान उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। स्टेपी रूस में पाए जाते हैं। और प्रेरी आपके उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। इसकी याद करने की एक ट्रिक है, समझ लो एक बार, हम एक बार बता देंगे, उसके बाद आपको वीडियो रोक के देख ले, जो है याद कर लेना। प्रेयरी का मतलब होता है प्रेयर करना, प्रार्थना करना, है ना। और प्रेयर कहाँ के लोग करते हैं, अमेरिका के, क्योंकि वो प्रार्थना को अंग्रेजी में प्रेयर कहते हैं। क्या करते हैं, प्रेयर कहते हैं। तो प्रेयरी से अमेरिका आपको याद हो जाएगा, यानी वहाँ पर प्रेयर करते हैं तो प्रेयरी घास के मैदान हो जाएंगे। ठीक है, तो याद कर लेना। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। तो टीना कहती है जी पप्पा, याद रखना। अर्जेंटीना क्या कहती है, जी पप्पा। तो जी पप्पा यानी पंपास। तो अर्जेंटीना टीना कहती है जी पप्पा, तो उससे आपको अर्जेंटीना याद कर लेना है। अगला देखा स्टेप रूस में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, रूस। तो ध्यान रखना, रूस मतलब रेस, और रेस में जब आप स्टेप बाय स्टेप आप दौड़ते हो तभी आप जीत पाते हो, है ना। तो रूस का मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना, तो रूस से आपको स्टेप ही याद रख हो जाएगा।
अगला डाउन्स, डाउन्स में होता है ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स जो है वो आप देखोगे मैप में, विश्व के मैप में आप देखिए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? सबसे नीचे है, तो नीचे मतलब डाउन, तो डाउन्स का मतलब ऑस्ट्रेलिया, इससे आप याद कर सकते हो, डाउन्स मीन्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक। वेल्ड, वेल्ड घास के मैदान आपके दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। अब दक्षिणी अफ्रीका का जो मैप आप देखोगे तो ये दक्षिणी अफ्रीका नीचे पड़ेगा, और नीचे क्या है? नीचे हम अपने कमर में क्या बेल्ट बांधते हैं, क्या बांधते हैं? बेल्ट बांधते हैं। तो बेल्ट का मतलब वेल्ड, वेल्ड घास के मैदान कहाँ है? तो नीचे यानी दक्षिण अफ्रीका में है। सवाना घास के मैदान, सवाना मतलब ऊपरी वाला हिस्सा जो आपका हो जाएगा वो का उत्तरी उत्तरी अफ्रीका हो जाएगा। तो उससे आप एक याद कर लेंगे, दूसरा आपका याद हो जाएगा, सवाना घास के मैदान। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट कर सकते हो, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से एक तो आपका कन्फर्म है आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 74 नंबर आपका दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये भी है कि किर्गिज और कज्जाक जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो कहाँ पर किर्गिज और कज्जाक जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो एशिया के स्टेपी प्रदेशों में जो है ये किर्गिज जनजातियाँ पाई जाती हैं। ध्यान रखना है, एशिया के स्टेपी प्रदेशों में, जहाँ पर स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं वहाँ पर किर्गिज और कज्जाक जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगर कक्षा 8 की किताब से पूछेगा तो वहाँ पर दो ही जनजातियों का जिक्र किया गया है, किर्गिज और कज्जाक। अगला अगर जो आएगा तो हम बताएंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सफ़ेद एवं भूरे हाथी पाए जाते हैं। तो सफ़ेद और भूरे हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तो यह थाईलैंड में पाए जाते हैं। ये आपने जीके वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा होगा कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो थाईलैंड को। तो सफ़ेद और भूरे वाले हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तो थाईलैंड में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ये भी आपका किताब में इंक्लूड है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। अगला प्रश्न आपका दिया 76 नंबर, प्राकृतिक आपदाएँ क्या हैं? प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं? भूकंप आपका, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, सूखा, आकाशीय बिजली का गिरना, ये सब क्या है? ये आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो प्रकृति द्वारा दी जाती हैं, मनुष्य स्वयं जो है इसके जिम्मेदार नहीं होता। अगला प्रश्न आपका देखो 77 नंबर दिया गया है, चक्रवातों के विभिन्न नाम, ये आपसे पूछा गया था, ये एक बार आ चुका है प्रश्न कि हरिकेन क्या है। अब ये हरिकेन क्या होता है भैया? हरिकेन एक चक्रवात होता है। चक्रवात को अलग अलग नामों से अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानों पर जाना जाता है। तो हरिकेन, अमेरिका में हरिकेन कहते हैं चक्रवात को, अमेरिका में हरिकेन को क्या कहते हैं? हरिकेन अमेरिका, मतलब हरिकेन को अमेरिका में, चक्रवात को अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है। ध्यान रखना, पढ़ लेना। अगला आपका दिया गया टाइफून, टाइफून चीन में कहा जाता है, चक्रवात को टाइफून कहते हैं चीन में, और टैफू जापान में कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? विली विली। यहाँ पर विली विली है, बा नहीं है, वाह है, ध्यान रखना। अगला देखो 78 नंबर दिया गया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? 2006 में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। अगला प्रश्न आपका जाएगा, भारत के प्रमुख परमाणु उत्पादक केंद्र। ये हमने सोचा था कि किताब से फ़ोटो खींच कर आपको दिखाएंगे, लेकिन बाद में सोचा कि आपको दिखा दें यहीं पर। तो यहाँ पर देखो, भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन कौन से हैं, इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि आप राजस्थान से आते हो तो राजस्थान का रावतभाटा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आप यूपी से अगर पेपर दे रहे हो तो आपको नरौरा याद रखना है, बाकी याद सबको रखना है, बस नरौरा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा तो आपका यही पूछा जाएगा। नरौरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। रावतभाटा राजस्थान, राज से राजस्थान, रावतभाटा से रावतभाटा। कलपक्कम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु। तारापुर महाराष्ट्र, ध्यान रखना तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। काकरपारा, काकरपारा आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो गुजरात में है। और कैगा कर्नाटक में है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब, इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि समझ लो पेपर में आनी ही आनी है। इसमें से एक प्रश्न तो आपको जरूर मिलेगा। अगला आपका देखो दिया गया उत्तर प्रदेश के स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल। स्पेशल हमने ये बताया कि पिछली बार पूछा गया था कि जो आपकी कालीन है वो कहाँ से, कालीन कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कालीन आपकी भदोही की प्रसिद्ध है। तो वो आपका पूछा गया था। इसका मतलब है कि यूपी में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं तो यूपी स्पेशल उसमें से ज़रूर पूछेगा, यानी उत्तर प्रदेश आपका पूछेगा ज़रूर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल चीज़ें ये आपको याद करना है। चूना पत्थर उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। बॉक्साइड बांदा से मिलता है। कोयला सिंगरौली सोनभद्र से पाया जाता है।
और संगमरमर और मिर्ज़ापुर और सोनभद्र दोनों से। ध्यान रखना, यूरेनियम का उत्पादन जो है ललितपुर से होता है। ये आपके परीक्षा में इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका देखो दिया गया है उद्योग धंधे। अब उत्तर प्रदेश के जो उद्योग धंधे हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग देखो कानपुर और वाराणसी में सर्वाधिक हैं। वाराणसी में बनारसी साड़ी मिलती है, तो याद रखना वैसे। कालीन आपका देखो भदोही से। कालीन क्या है? भदोही से। क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो इग्लू में जो आपकी कालीन होती है प्रयोग की जाती है गर्मी बनाए रखने के लिए, तो वो कालीन कहाँ से निर्यात जाती है? तो भदोही से। ध्यान रखना, भदोही कालीन वहाँ पर यूज होती है। सीमेंट उद्योग आपका दिया गया है, तो ये आपका चुरकडाला में, चुरडाला जो यूपी का होगा कहीं पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान नोएडा और लखनऊ में बनाए जाते हैं। चमड़ा आपका कानपुर और आगरा में। और खेल का सामान मेरठ से। ध्यान रखना, खेल का सामान कहाँ से? तो मेरठ से प्राप्त होता है। मेरठ में उद्योग धंधे इसके बहुत हैं। अगला देखो प्रश्न आपका दिया है कि परंपरागत ऊर्जा के साधन। परंपरागत ऊर्जा के साधन कौन होते हैं? जिनको हम अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन कहते हैं। ध्यान रखना, परंपरागत पूछे और चाहे अनवीकरणीय पूछे, दोनों सेम हैं। ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं? तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं। इनको क्या हम दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। एक बार जलने के बाद वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और गैर परंपरागत ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं, जैसे कि परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। ये सब क्या है? ये सब हमारे गैर परंपरागत यानी नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं, जिनको हम एक बार नहीं 1000 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपके रहे क्वेश्चन। अगला देखो क्वेश्चन दिया है कोयले के प्रकार। कोयला का प्रकार क्या है आपका? पीट आपका कोयला होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, एंथ्रेसाइड होता है। तो ये प्रश्न आपके हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। अगला देखो दिया गया है कोयले का उत्पादक राज्य कौन सा? झारखंड में सर्वाधिक कोयला उत्पादित होता है। और आपका खनिज तेल उत्पादन, तो खनिज तेल उत्पादन कहाँ पर? असम में। ध्यान रखना, खनिज तेल का उत्पादन असम डिगबोई है ना, ध्यान रखना। तो ये आपके प्रश्न रहे, और ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप डाउनलोड करके और अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपको कैसे लगे, हमारी PDF आपको कैसी लगी है, और ये सारी PDF आपको तैयार रखिएगा, पढ़ के रखिएगा। आपका सामाजिक विज्ञान इसी से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।